हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, हम लोग कल हमने जो सेशन स्टार्ट किया था वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है मैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को समझा। सेकंड, हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहले हमने डिस्कशन किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आए थे और तीसरा जो पार्ट है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, यूटिलिटी को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहीं पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने स्टूडेंट कुछ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को लिस्ट आउट किया था। एक बार वापस से मैं कुछ और सॉफ्टवेयर को लिस्ट आउट कर देता हूं, जिसमें हमने बैकअप यूटिलिटी, बैकअप रिस्टोर, सेकंड डिस्क डिफ्रैगमेंटेड, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, इसी में हमने एंटीवायरस, और भी इंपॉर्टेंट अगर हम डिफाइन करें तो डिस्क कंप्रेशन। आपने देखा होगा कभी कभार फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उसको कंप्रेस कर देते हैं। आपने सुना होगा जिप अनजिप करना, तो डिस्क कंप्रेशन कहलाता है। और भी इसमें अगर हम इंक्लूड करें तो फाइल मैनेजर, डिस्क क्लीनर तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है, वो भी लिख देते हैं वापस से। सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी में एक और स्टूडेंट में कुछ जरूर याद आ रहा है, वो हम जरूर लिखेंगे, डिवाइस ड्राइवर। आप लोग कोई भी एक हार्डवेयर लाते हैं तो उसका पहले एक ड्राइवर भी आता है। आजकल तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्लग इन प्ले होते हैं, मतलब यूएसबी में उसको प्लग करो और वो चालू हो जाता है, वो वर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन इनिशियली जब शुरुआत हुई थी तो हम जो भी सॉफ्टवेयर लाते हैं, जो भी हार्डवेयर लाते हैं, तो पहले उसका डिवाइस को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके ड्राइवर को। तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। सो स्टूडेंट, दिस आर सम इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है सबको? तो डिवाइस ड्राइवर क्या हुआ? कोई भी हार्डवेयर को प्ले करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर, उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिस्क क्लीनअप, और टू से हमें डिस्क क्लीन करनी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम रिफ्रेश करते हैं ताकि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। बैकअप एंड रीस्टोर, इन केस हम कोई चीज़ को बैकअप करना चाहते हैं तो बैकअप एक अगेन एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। रीस्टोर, कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो जाती है उसे वापस से रीस्टोर करना है तो हम रीस्टोर यूज़ करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, हम प्रॉपर मेमोरी का यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको डिस्क को फ्रेगमेंट कर देते हैं, कुछ डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, ताकि हम मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। एंटीवायरस, आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क कंप्रेशन, जैसा मैंने बताया कि फाइल का साइज अगर कभी बड़ा हो जाता है तो उसे कंप्रेस किया जाता है ताकि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मेल कर सके या ट्रांसफर कर सके। फाइल मैनेजर का मतलब क्या है? फाइल मैनेजर बेसिकली आपकी फाइल को मैनेज करता है। और मैनेज का मतलब क्या है यहाँ पर? चाहे डिलीट के तौर पर बात हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट, तो ये भी तो एक मैनेजमेंट ही हुआ। जो अनयूज्ड फाइल से उसे डिलीट करना, या फिर कोई फाइल ऐसी है जिसे रीनेम करना, तो वो भी एक फाइल मैनेजर का काम होता है। कैटलॉग तैयार करना मतलब प्रॉपर्ली उसको अरेंज करना। नेक्स्ट वन, कॉपी करना, मूव करना, ये सब क्या है? ये सब फाइल मैनेजर का ही पार्ट है। तो अभी तक हमने यहाँ तक सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो इसी से रिलेटेड आएगा। हमने जो तीसरा पार्ट जो डिफाइन किया ना स्टूडेंट, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वाला, इसको हम अभी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट जो टाइप या सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज। सो स्टूडेंट, लैंग्वेज एज यू ऑल नो
अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक मीडियम है। आज हम कोई भी चीज या कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ही करते हैं। अब हम लोग इंडियन से हैं तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को यूज करते हैं एज ए कम्युनिकेशन के लिए, या फिर हम अपनी लोकल लैंग्वेज को भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यस, लेकिन जैसे ही हम जापान चले गए तो जापानीज, चाइना चले गए तो चाइनीज, और दूसरी कोई कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज बेसिकली आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉर्मली पीपल एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ इंटरैक्ट करने के लिए। तो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन करना, इंटरैक्ट करना, उसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरेक्शन। तो उसी तरीके से अब हमें अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि कंप्यूटर इज ऑल्सो अ डिवाइस, उससे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यस और नो? आज हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, इसका मतलब कंप्यूटर उसको अपनी ही लैंग्वेज में डिकोड करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फीडबैक के तौर पर रिवर्ट करता है। तो जिस तरीके से पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी इंटरेक्शन के लिए अपनी लैंग्वेज का यूज करता है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? अब हम ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं जो कंप्यूटर भी समझ सके और यूजर भी समझ सके। तो इसका मतलब दिस इज अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। तो वापस से लिख रहा हूं, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर interaction between user and machine। स्टूडेंट, आपको इस सबको ये तो क्लियर है कि हम जो भी इनपुट कर रहे हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, लेकिन सिस्टम इसको नहीं समझता है। सिस्टम हमारी भाषा नहीं समझता, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो वो क्या करेगा? वो उसको ट्रांसलेट करता है। तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या समझा? कंप्यूटर भी अपनी एक लैंग्वेज का यूज करता है ताकि यूजर और जो मशीन है वो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन कर सके। क्लियर है सबको? इसी के लिए जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज में भी कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, कुछ सिंटेक्स होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपनी कुछ लैंग्वेज और अपने कुछ सिंटेक्स को यूज करता है फॉर दी प्रॉपर कम्युनिकेशन। यस और नो? इसका मतलब क्या है? हम भी जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज और सिंटेक्स के लिए बाउंड है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपनी लैंग्वेज और सिंटेक्स के लिए बाउंड होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कैसी है? एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। Why it is called as the artificial language? Because this particular language is created by the human beings. So इसको अगर हम define करें तो it means computer language is an artificial language used to communicate or to say, used to write instructions. पिछले लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया था। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? कोड होते हैं। इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड into machine language. Clear all of you? And then executed by the computer. So स्टूडेंट, इस पूरी लैंग्वेज को मैंने इसलिए लिखा ताकि एग्जाम्स में आप कुछ लैंग्वेज को लिख सकें, बट इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपने बहुत बार देखा होगा। मान लेते हैं पीएम मोदी किसी कंट्री की विजिट पे गए, मान लेते हैं जापान गए,
और जापान के भी एक प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो कैसे होगा? मोदी जी जो करेंगे वो तो मेनली इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में कर लिया मान लेते हैं, या वो हिंदी में कर रहे हैं। चलो इंग्लिश तो सबको आती है तो हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन क्या जापान के प्राइम मिनिस्टर उस लैंग्वेज को समझ रहे हैं? नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ नेशनल लीडर्स के बीच में एक ट्रांसलेटर पर्सन बैठा होता है जो एक दूसरे की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं और एक कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, क्योंकि सिस्टम अपनी खुद की एक मशीन लैंग्वेज समझता है लेकिन यूजर मशीन लैंग्वेज को नहीं जानता है। दैट्स वाई बीच में एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। दैट्स वाई उसके लिए हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज या एक ट्रांसलेटर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर है ऑल ऑफ यू सबको? अब यहाँ पे मैंने कहा इंस्ट्रक्शन से कोड है। स्टूडेंट ध्यान देना, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सब लोग एटीएम को यूज करते हो, ओके? तो एटीएम एक मशीन है, एक हार्डवेयर है। ये क्या है? एक हार्डवेयर। यूजर एटीएम को इंटरेक्ट करता है, यूजर। और कल हमने देखा था यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को ही इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन अब उसको यूजर को मान लेते हैं विड्रॉवल करना है। तो सिस्टम को क्या पता कि विड्रॉवल करना है? तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, विड्रॉवल, डिपॉजिट। मान लेते हैं यूजर ने विड्रॉवल पे क्लिक किया तो ये इंस्ट्रक्शन गया किसकी हेल्प से? यूजर की हेल्प से। इंस्ट्रक्शन पे विड्रॉवल पे जैसे क्लिक किया तो वो पूछेगा विड्रॉवल फ्रॉम द सेविंग अकाउंट और द करंट अकाउंट। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। मान लेते हैं यूजर ने कहा सेविंग अकाउंट से विड्रॉवल करना है, तो जैसे वो पिन कोड मांगेगा, पिन कोड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन गया, उसने 4 डिजिट का एक पिन कोड डाला। अब उसने ये भी इंस्ट्रक्शन गया कि अब फाइनली पिन कोड अप्लाई हो चुका है और उस पर्सन को 1 लाख रुपीज विड्रॉल करना है। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ? ये इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से होता है, और इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ कोड। बस ये ध्यान रखना है आपको। ऑल ऑफ यू क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो मेनली कंप्यूटर लैंग्वेज लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? लो लेवल एंड हाई लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने से पहले, या चलो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज लो लेवल and second one is high level. मेनली हाई लेवल लैंग्वेज आजकल सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब यूजर की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है, लेकिन मशीन जो लैंग्वेज समझता है वो लो लेवल समझता है। क्लियर है यहाँ पे? उससे पहले एक चीज समझ लो, सोर्स कोड कंपाइल होता है, ट्रांसलेट होता है। अभी समझाऊंगा कंपाइलर क्या होता है, और चेंज इनटू दी ऑब्जेक्ट कोड। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सोर्स कोड का मतलब क्या है? यूजर प्रोग्राम लिख रहा है, कोड लिख रहा है। कोड सब आपने देखा ना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके पीछे कोडिंग होती है, तो वो तो कौन लिखता है? यूजर लिखता है। तो उसी को कहते हैं सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्योंकि मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो वो कंपाइल करता है उसको। कंपाइलर इज बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच यूजर्स लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज, तो दैट इज कॉल्ड एज द कंपाइलर। तो कंपाइल होने के बाद सिस्टम की जो लैंग्वेज हो गई या मशीन लैंग्वेज हो गई, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। बस ये जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लो लैंग्वेज से। सो व्हाट इज लो लैंग्वेज? ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है।
कंप्यूटर फंडामेंटल लैंग्वेज। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक बेस लैंग्वेज है और जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। फॉर्म ऑफ 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। इसी को हम 0-1, क्योंकि ये 0-1 में लिखी जा रही है इसलिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाय का मतलब हमने 2 पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर है ऑल ऑफ यू? और यही वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो ये लैंग्वेज कैसी होगी? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। क्लियर है सबको? और ध्यान रखिए, बाइनरी लैंग्वेज जब हम डायरेक्टली अगर मशीन लैंग्वेज लिख रहे हैं या बाइनरी लैंग्वेज लिख रहे हैं तो इसके लिए नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। आज हम और आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज कौन सी, हिंदी या इंग्लिश। तो जब दोनों ही एंड पर एक ही लैंग्वेज के पर्सन्स अवेलेबल हैं तो नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? बट ध्यान देना स्टूडेंट, ये लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है क्योंकि जो भी चीज लिखी जा रही है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जा रही है। आज अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पर हाय हाउ आर यू भी लिख रहा हूं तो सिस्टम इसको पहले 0-1 में कन्वर्ट करेगा, मान लेते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ, क्या किसी के लिए भी ये ईजी होगा? फिजिबल है कि अगर मुझे हाय हाउ आर यू भी लिखना है तो मैं पहले कोड याद रखूं? तो दैट इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। क्लियर? क्योंकि ये याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। इट मीन्स ये टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट वन। अब लो लैंग्वेज को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। We start with the machine language. अब मशीन लैंग्वेज क्या है? वो एक तरीके से बाइनरी लैंग्वेज ही है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जाती है। क्लियर सबको? और यही लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। इट मीन्स दिस इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही लैंग्वेज सिस्टम की भी, मशीन की भी लैंग्वेज है। दैट्स व्हाई मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। डिफिकल्ट पहले ही बता दिया मैंने। क्लियर है सबको? सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज, इसी को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इट मीन्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है असेंबली लैंग्वेज पर, बिकॉज इट मीन्स इट यूज सूडो कोड्स। क्या होता है सूडो कोड? उसको समझते हैं। इट मीन्स जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कोड लिखा जा रहा है, टू राइट कोड इन द फॉर्म ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे प्लस करना है 2 + 2 को एग्जाम्पल, तो या प्लस की जगह पर मैं सम यूज करूंगा या एक फंक्शन बना दिया ऐड यूज करूंगा। मान लेते हैं मुझे 2 - 2 करना है, तो यहाँ माइनस की जगह मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगा। तो इसी चीज को कहते हैं सूडो कोड्स। क्लियर है? इट मींस ये कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज से इजी है, इजी भी कह सकते हैं और इजीली लर्न भी कर सकते हैं इसको हम। लेकिन कितनी चीजें याद रखी हैं, ये भी बड़ा पॉइंट है, बट ये कहीं ना कहीं टाइम सेविंग है। क्लियर एवरीवन? सूडो कोड्स को हम लोग निमोनिक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। निमोनिक्स, सूडो कोड्स को हम लोग निमोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं मोर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जिसे यूजर आसानी से समझ सकता है। सिंपल भी कह सकते हैं, इजी है, कोई एरर आ भी रहा है तो उसे इजीली हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। बट इट इज ऑल्सो द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि एक मशीन है M1, उस पर कोई कोड लिखा गया है, तो यही कोड उसी मशीन पर चलेगा जिस पर असेंबली लैंग्वेज होगी। क्लियर हो गया? तो तभी चल पाएगा। तो M2 मशीन भी असेंबली लैंग्वेज डिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हम अपना सॉफ्टवेयर कहीं पर भी किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हैं, तो वो होगी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका मतलब हाई लेवल में जो लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, हाई लेवल लैंग्वेज। एक और बात समझना स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर मुझे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में असेंबलर की जरूरत पड़ती है। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर, एक टाइप का ट्रांसलेटर है। जैसे हमने मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर की बात की थी, या हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो कंपाइलर की बात करते हैं, तो उसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर की जरूरत होती है, तो इसे हम असेंबलर कहते हैं। इट मीन्स असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मशीन तो अभी भी अपनी 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो दैट्स वाई अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लो लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड एज असेंबलर टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड जो यूजर द्वारा लिखा गया है उसे अगर कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में जरूरत पड़ेगी कंपाइलर की। और वो ऑब्जेक्ट कोड में उसको चेंज कर देता है। ध्यान देना स्टूडेंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन। कंपाइलर जो है, या पहले हम इसको समझ लेते हैं इंटरप्रेटर को, ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, तभी तो ये स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है। समझ में आ रहा है? आपने मान लेते हैं 15 पेज का कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा, तो हर एक लाइन को ये कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर की जब हम बात करते हैं, होल प्रोग्राम कन्वर्टेड, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है। तो दैट इज अ डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन दी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? कंपाइलर क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन जब इंटरप्रेटर की बात आती है तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। दैट इज अ डिफरेंस। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज कंपैरेटिवली फास्ट है, इजी है, लेकिन मशीन लैंग्वेज स्लो है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस?
तो इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होगी? हाई लेवल लैंग्वेज एक अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज है। आजकल जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसमें हम अल्फ़ाबेट का यूज़ भी कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ भी कर सकते हैं और सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है ये। इसे यूज़र बहुत आसानी से समझ सकता है और ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्लियर है? यूज़र फ्रेंडली होगी, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली। So what are the different types of high level languages? Again the important one. बड़ी important high level languages C, C++, Pascal, Fortran, क्लियर है सबको? कोबोल, जावा, बेसिक, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं इसको। क्लियर ऑल ऑफ यू?
तो स्टूडेंट इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक पैरामिड डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक पैरामिड डायग्राम बना लेते हैं। अब पैरामिड में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे नीचे, क्योंकि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है, तो नीचे नीचे हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आएगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज ही समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। उससे बाद में जो लैंग्वेज आई वो असेंबली लैंग्वेज होती है। इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज को भी हमें मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के ऊपर अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज, और अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो मैं कंपाइलर यूज करूंगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होगी? सी, C++, जावा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट ये सब वही लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाएगा, तो इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, बट ठीक है पढ़ें जरूर, इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ घबराने की जरूरत भी नहीं है। सो क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमने जो कवर किया है सेक्शन, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर किया है, और इसी में अब हम अपनी जो थर्ड टाइप था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का, उसको हम आगे चल के कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।